हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों देखते हैं प्राचीन भारत, जिसमें कि हमने कल एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने पाषाण काल को डिवाइडेशन देखा था, जिसमें कि हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में देखा था। यहाँ पे हम पूरा पाषाण काल का भौगोलिक वितरण देखेंगे, तो इसमें कहाँ कहाँ से ये जानकारी मिली है पाकिस्तान में, तो वो देखेंगे। तो पहली तो मिली है पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से, किसकी, पूरा पाषाण काल की जानकारी। उसके बाद कश्मीर में एक गांव है पहलगांव, वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है, और पाकिस्तान में सोहन घाटी से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है, जो कि इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर जो जगह है वहाँ से मिलती है बेलन घाटी से जानकारी पूरा पाषाण काल की। और राजस्थान में गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ से जो प्रवरा नदी घाटी है और निवासा और इनाम गांव है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बना था इनाम गांव से इस साल 2024 में। तो इस तरह से क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, तो आप मेरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें और इसमें जो भी जानकारी दी जा रही है उसे ध्यान से सुने, तो आपके क्वेश्चन टैकल करने में बहुत ही आसानी मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने और राज्यों में देखो तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ से जो नागार्जुनी कुंडा है वहाँ से जानकारी मिलती है, और उड़ीसा क्षेत्रों से पुरा पाषाण युगीन आदि मानवों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमें जो पुरा पाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके सोर्स क्या हैं, तो एक तो हो गया पाकिस्तान में सोहन घाटी, कश्मीर में पहलगांव, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी। तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी घाटी से मिली है, इनाम गांव से मिली है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागार्जुनी कुंडा, उड़ीसा क्षेत्रों से पुरा पाषाण युगीन मानवों की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखेंगे हम पुरा पाषाण युगीन संस्कृति, इनकी जो संस्कृति और सभ्यता थी उसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। तो पुरा पाषाण काल का संबंध जो है वो हिम युग से था। किससे था? प्लास्टोसीन युग से, जिसे बोलते हैं प्लास्टोसीन युग। इसे हमने ज्योग्राफी में कंप्लीट किया है, इसके सारे युगों को, तो वहाँ से जो लेक्चर है उसे आप देखेंगे। उसके बाद जो समकालीन वातावरण का आदि मानव के जीवन यापन के तौर तरीकों पर बहुत प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ का जैसा वातावरण था उसी के अनुसार मनुष्य अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। तो मानव ने किस तरह से कपड़े, वस्त्र वगैरह और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को ढाला है, वो सब वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो वो अपने तन को ढकने का प्रयास करेगा, गर्मी होगी तो वो किस तरह से वहाँ पानी की उपलब्धता है कि नहीं है। तो मानव वहीं बसेगा जहाँ पे उसे पानी मिलेगा, उसकी रहने की संभावनाएं होंगी, खाना मिलेगा, तो उसके हिसाब से वातावरण पे ये चीज़ें निर्भर करती हैं। उसके बाद मानव जीवन की जीविका का आधार शिकार एवं खाद्य संग्रह था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मानव स्थायी जीवन नहीं जी पा रहा था, उसका जीने का कोई वो नहीं था कि एक जगह पे, तो वो क्या करता था उस टाइम, भोजन के लिए शिकार करता था और खाद्य संग्रह था, मतलब कि वो बहुत सारी शिकार करके इकट्ठा कर लेता था, उसे धीरे धीरे खाता रहता था। दूसरे शब्दों में मानव केवल उपभोक्ता था। क्या था? उपभोक्ता। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि पूरा पाषाणकालीन मानव केवल उपभोक्ता था, है ना। तो इस तरह के वो पॉइंट देगा, कथन देगा, उसमें कहेगा ये कथन गलत है या सही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उपभोक्ता ही था केवल। तो ये था मेरा इसकी संस्कृति। शिकार के अंतर्गत अपेक्षाकृत विशालकाय पशुओं का शिकार एवं बड़े खुर एवं फर वाले पशुओं का शिकार किया जाता था। तो पूरा पाषाण काल में ज़्यादातर तो विशालकाय थे ही, मनुष्य भी था, और जो पशु थे उनका भी शिकार, और बड़े खुर एवं फर वाले पशुओं का शिकार किया जाता था, जिससे कि मांस बहुत एक का अगर हम वो शिकार करें तो बहुत सारा मांस मिल जाए, जिससे कि उनका एक ही से काम चल जाए। ये इसलिए वो बड़े पशुओं का अक्सर शिकार किया करते थे छोटों की अपेक्षा। तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि मनुष्य पुरा पाषाण काल में केवल उपभोक्ता था, और वह कथन कारण में कहा ये लिख दे कि पशुओं का शिकार एवं बड़े खुर वाले पशुओं का शिकार किया जाता था, इसलिए वो उपभोक्ता था। तो ये क्वेश्चन गलत हो, फिर इसका कथन ही गलत हो जाएगा, कारण, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं यूपीएससी, पीसीएस और अन्य एग्जाम्स में भी। उसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक दौर में पत्थर के अपेक्षाकृत बड़े बड़े उपकरणों से भी यह अनुमान लगाया जाता है। तो जो प्रारंभिक दौर में जो वो पत्थर के औजार थे, पहले लोहे के या तांबे के इस तरह के औजार नहीं थे, उन्होंने पहले किसके औजार बनाए थे? पत्थर के औजार बनाए थे, और वो भी बड़े बड़े और बहुत ही बेडौल तरीके के थे, क्योंकि उस टाइम उन्हें इतना बहुत जानकारी नहीं थी। पूरा पाषाण काल की जो परवर्ती अवस्था में नए नए उपकरणों के साथ वातावरण के साथ अनुकूल
एवं मानव के बौद्धिक विकास को भी रेखांकित करता है। मतलब कि जैसे जैसे पूरा पाषाण काल की जो प्रवृत्ति अवस्था आई, उसमें उन्होंने नए नए उपकरण बनाना शुरू कर दिए, थोड़े से चमकीले, थोड़े से सुडौल और अच्छे उपकरण, जिससे कि वो आसानी से उन्हें चला सकें। क्योंकि पहले क्या होता, बहुत बड़े बड़े औजार थे तो उन्हें चलाने में भी दिक्कत होती थी। इस काल में कृषि, पशुपालन, आग इत्यादि की जानकारी नहीं मिलती है। मतलब पूरा पाषाण काल में वो कहेगा कृषि की जानकारी थी, नहीं थी, पशुपालन की जानकारी थी, नहीं थी, आग की जानकारी थी, नहीं थी। इनकी जानकारी पूरा पाषाण काल में नहीं मिलती है। अब वो क्वेश्चन यहाँ से कहेगा कि पूरा पाषाण काल में कृषि, पशुपालन, आग की जानकारी थी, तुम कह दोगे हाँ थी, गलत हो जाएगा। तो उनकी जानकारी नहीं थी पूरा पाषाण काल में। ये कब कब आई वो अभी आगे देखेंगे। पूरा पाषाण काल की उच्चतम अवस्था से कृत्रिम आवास तथा चित्रकला, भीमबेटका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये भीमबेटका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया है कि पूरा पाषाण काल की उच्चतम अवस्था से, मतलब पूरा पाषाण काल की भी 3 अवस्थाएं हैं ना, तो उसमें एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल, एक उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसे आप ज़रूर देखें जाके। तो इसकी जो उच्चतम अवस्था थी उसमें हमने क्या देखा कि वो कृत्रिम आवास भी बनाने लगा था। पहले तो गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, फिर उसने क्या किया कि कृत्रिम आवास बनाए, गुफाओं को ही थोड़ा सा अच्छा तरीके से, और चित्रकला जो है उसमें चित्रकलाएँ भी बनाई। तो वो भीमबेटका की गुफाओं से साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण काल में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा है कई बार। निश्चित तौर पर यह परिवर्तन मध्य पाषाण कालीन आदि मानवों के जीवन में परिवर्तन का संकेत है। उसके बाद जैसे जैसे उसने ये चीज़ें सीखी तो उस पीरियड को हम बोलेंगे मध्य पाषाण काल। अब हम आ जाएंगे मध्य पाषाण काल में, जिसका टाइम पीरियड था 10,000 BC से 6,000 BC तक। और जो पूरा पाषाण काल था उसका कितना था, उसका 6 लाख BC से 10,000 BC तक, है ना। तो अब ये मध्य पाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से 6,000 BC तक है। तो इसमें हमने उपकरण कैसे, अब उपकरणों में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में उपकरण कैसे थे, बेढौल थे, बड़े बड़े थे, और जो शिकार भी करते थे वो बड़े पशुओं का करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पे उपकरण वो हैं वो अर्धचंद्राकार के प्रयोग करते थे, जिससे कि उन्हें काटने में आसानी रहती थी। ट्रायंगल शेप में भी थे, और तो ब्लेड थे, प्यूरिन जैसी चीज़ें जिसको नुकीला होता था काफ़ी उपकरण, उससे वो मारने में आसानी रहती थी। तो फिर प्यूरिन, ब्लेड और ट्रायंगल और चंद्राकार उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे मध्य पाषाण काल में। और इसमें जो निर्माण सामग्री थी, मतलब वो किसके बने थे औजार, तो वो निर्माण सामग्री के लिए वो पत्थर का यूज करते थे, फ्लैग का, माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे, जैसे दूर से फेंक के मार दें, पशु मर जाए वहीं पे, उसके बाद उसका शिकार आसानी से कर लेते थे वो। और फ्लैग उससे थोड़ी माइक्रो से थोड़ी बड़ी चीज़ होती थी। उसके बाद ये औजार जो है मुख्यतः पशुओं के थे, वो पत्थर के थे। उसके बाद उन्होंने पशु की हड्डियों से भी औजार बनाने शुरू कर दिए थे मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार हैं वो पत्थर और पशु की हड्डियों से बनाए जाते थे, ये ध्यान रखना है। और पूरा पाषाण काल में केवल औजार जो है वो पत्थरों के बनाए जाते थे, वो भी बेढौल तरीके के बड़े बड़े पत्थरों के बनाते थे वो। तो ये एक बहुत लंबा पीरियड था। यहाँ से एक चीज़ हमने नोट कर रखी थी कि ऐसा माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में ही तीर कमान, क्योंकि अर्धचंद्राकार प्रकार के जो औजार थे वो कहाँ थे, मध्य पाषाण काल में। तो हम जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में ही तीर कमान का उपयोग हुआ होगा और तीर धनुष तकनीक का विकास हुआ होगा। मतलब इस तकनीक का विकास हुआ क्योंकि अर्धचंद्राकार के प्रयोग के थे, तो जिससे क्या था, धनुष बन जाता था और यहाँ से आसानी से तीर मार के हम पशु का वध कर सकते थे और उससे हम उसका शिकार करने में बहुत आसानी हो जाती थी। उसके बाद हम देखेंगे मध्य पाषाण काल की हम संस्कृति। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम हर काल के बारे में उसमें कौन से उपकरण प्रयोग होते थे, उसमें मनुष्य जो उपकरण बनाता था उसमें कैसी सामग्री का प्रयोग करता था, उसके बाद उसकी संस्कृति क्या था, क्योंकि उस टाइम राजनीति वगैरह इतनी थी नहीं। तो हम यहाँ पे केवल यही देखेंगे उसकी संस्कृति और निर्माण सामग्री और कैसे उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इस परिवर्तन इसमें हम देखेंगे मध्य पाषाण युगीन जो संस्कृति थी वो कैसी थी। मध्य पाषाण काल तक मानव में जो वातावरण था उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होगा मनुष्य का जीवन भी बदलेगा। तो जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई। अब जलवायु कैसी हो गई, धीरे धीरे गर्म हो गई। तो इस परिवर्तन का जीवन यापन के तौर तरीकों पर भी प्रभाव देखा गया, क्यों जैसे जैसे वातावरण बदलेगा तो लोगों के जीवन में भी बदलाव दिखाई देगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अपेक्षाकृत छोटे पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के साक्ष्य मिलते हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ तो छोटे पशु पक्षी भी पनप गए, पेड़ पौधों में के भी बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल में। तो सूक्ष्म पत्थर के उपकरणों की उपस्थिति से भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मछली की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं।
तो यहाँ से हमें मछली की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले, मतलब कि हड्डियों जो मछली पालन भी इसमें हुआ था, लेकिन उतना वो मूल नहीं था जितना कि ज़्यादातर तो ये बड़े पशुओं का ही शिकार करना पसंद करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, धीरे धीरे वो मछलियों पे भी मतलब मछली के साक्ष्य मिल रहे, मतलब वो मछलियों का भी शिकार करने लगे। शिकार क्या, मछलियाँ तो पकड़ी जाती हैं तो वो करने लगे थे। इस दौर में आग के भी साक्ष्य मिलते हैं तथा विभिन्न स्थलों से सिलवट्टे का भी प्रमाण मिला है ना। तो सिलवट्टे का पहला प्रमाण कहाँ मिला, यही क्वेश्चन बना लेगा वो। तो कहाँ, मध्य पाषाण काल में। आग के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। खोज मुख्यतः नव पाषाण काल में हुई है, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि मध्य पाषाण काल जीवन यापन के तरीके में व्यापक बदलाव के तौर से गुजरा है। मतलब मध्य पाषाण काल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पशुपालन एवं बर्तन के भी साक्ष्य इस काल से प्राप्त होते हैं। हालांकि यह समकालीन जीवन की नियमित व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ें हमें ढंग से नहीं मिली, इसलिए हम इसे उतना वो नहीं मानते। तो इसमें हमें केवल ये ध्यान रखना कि इसके साक्ष्य, और इसमें क्या था, थोड़ा था मतलब जो उपकरण है उनमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन मिला और कोई ज़्यादा बड़ा मध्य पाषाण काल में दिखाई नहीं दिया। समकालीन साक्ष्यों से अंतिम संस्कार, मतलब इसमें हमें अंतिम संस्कार जैसे भी चीज़ें मिली हैं। कृत्रिम आवास भी मिले हैं, चित्रकला भी मिली है ना। भीमबेटका की चित्रकला ये पूरा पाषाण काल में थी, है ना। तो इसमें भी चित्रकला मिली है। आभूषण इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। ये साक्ष्य सामुदायिक पारिवारिक जीवन से भी मिला है। कला के प्रति रुचि मिली है, आदिम धार्मिक विकास इत्यादि का भी संकेत है। उसके बाद हम इसका भौगोलिक वितरण देखेंगे मध्य पाषाण काल का। तो इसका जो भौगोलिक वितरण है वो विंध्य क्षेत्र में मिला है, यूपी में। उसके बाद चौपनी मांडू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौपनी मांडू, जहाँ से बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार पूछा गया चौपनी मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है। ये इलाहाबाद में है, ये बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, चौपनी मांडू, ध्यान रखना है। उसके बाद सराय नाहर राय, दमदमा, ये हैं। तो सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हत्या की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और अधजली हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से अधजली हड्डियाँ मिली हैं और हत्या का, तो ये कहाँ से मिला है, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से। और यहाँ से क्या मिला है, महदा दमदमा से भी मिला है क्या, युगल शब्दान का साक्ष्य, मतलब कि साथ साथ में जो सब हैं वो उनका साक्ष्य मिला है और हड्डी के आभूषण भी मिले हैं यहाँ से। तो ये ध्यान रखना है, चौपनी मांडू, सराय नाहरा, महदा या दमदमा। उसके बाद मध्य प्रदेश में भीमबेटका हो गई। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। आदमगढ़, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है, कहाँ से, भीमबेटका से और आदमगढ़ से, है ना। उसके बाद राजस्थान में भी बागोर है एक जगह, जहाँ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन वो बना देगा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका, बागोर, सराय नाहर राय। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें तुम्हें ये ढूंढना केवल 1 सही, 2 सही, 3 सही, तो इस तरह से ही आप ढूंढ पाओगे जब इनमें अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। तो हमें ये ध्यान रखना, पशुपालन के साक्ष्य जो हैं हमें ज़्यादातर कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं और राजस्थान के बागौर से मिले हैं। उसके बाद हम इसमें एक नोट बात करी थी कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी भारत से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। मानव जीवाश्म, अंतिम संस्कार, चित्रकला इत्यादि के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। तो ये मध्य पाषाण काल था, जैसे हमने इसमें किस तरह के उपकरणों का प्रयोग किया गया, मानव जीवन किस तरह से बदला। एक व्यापक परिवर्तन तो हुआ लेकिन एक नियमित व्यवस्था दिखाई नहीं देती है हमें इस काल में, इसलिए हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल की तरफ। नव पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड था वो 7000 BC से लेकर 2000 BC तक था, है ना। और तो इसमें उपकरण कैसे प्रयोग हुए, उसमें उपकरण जो थे वो कैसे प्रयोग हुए थे, इससे पहले जो हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा था तो उसमें तीर कमान जैसे उपकरण दिखाई दिए, है ना। और उसमें जो उपकरण थे वो थोड़े से हल्के दिखाई दिए थे और उसमें एक जो था वो प्यूरिन दिखाई दिया था, है ना। तो इस तरह के उपकरण थे उस टाइम, पत्थर के औजार थे और हड्डियों का औजार थे मध्य पाषाण काल में। अब हम आगे नव पाषाण काल में, तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल्ट एक्स और ADJD। तो हमने क्या किया, ये बहुत सारे घर्षित उपकरण होते थे, मतलब इन्हें घिस घिस के बनाया गया था। अभी तक जो उपकरण थे वो पूर्णतः उतने अच्छे नहीं थे, यहाँ पे उन्होंने क्या, चिकना एकदम घिस करके पॉलिश्ड करके उपकरण बनाए थे। इस काल में, नव पाषाण काल में, उपकरण की जो चीज़ें थी बहुत सारे घर्षित उपकरण थे, मतलब कि छोटे थे और चिकने थे और बहुत आसानी से उनमें पॉलिश वगैरह की गई थी, जिससे उन्हें चलाने में बहुत ही आसानी रहे। तो अब हम देखेंगे इसका भौगोलिक वितरण नव पाषाण काल में कहाँ कहाँ मिला। तो इसमें जो उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अब यहाँ पे क्या होगा, मानव धीरे धीरे कृषि की ओर बढ़ेगा।
तो ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। कहाँ पे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें क्या मिला? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। उससे पहले हमें पशुपालन का साक्ष्य मिल चुका था, है ना। पशुपालन का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ कहाँ से मिला था? बागौर से और भीमबेटका से मिला था, उत्तर उसमें क्या नाम, मध्य पाषाण काल में ही। लेकिन अब नव पाषाण काल में लोग थोड़े से व्यवस्थित हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे कृषि भी करेंगे। वो जब कृषि करेंगे तो एक जगह पे रहना भी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे गेहूँ, जौ, कपास, इस तरह के उन्हें साक्ष्य मिले। उसके बाद संभवतः हड़प्पा के लोगों ने कपास की खेती यहाँ से सीखी होगी। ऐसा मान के चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी इसके पैरेलल चली थी, तो उसमें क्या था, उसने भी यहाँ से ये चीज़ें सीखी होंगी, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन हो कुछ भी सकता है इतिहास में। कुछ विद्वान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लाहौरा देव नामक स्थल को कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य से जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि एक तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में, एक तो बलूचिस्तान मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, दूसरे मिले हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लाहौरा देव नामक स्थल को कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य से हम जोड़कर देखते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद विंध्य क्षेत्र में अगर हम आ जाएं, विंध्य क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, कोल्डी हवा से। उसके बाद कश्मीर में बुर्जहोम और गुफ्फकराल, है ना, यहाँ पे हमें गर्त आवास मिले हैं बुर्जहोम और गुफ्फकराल में। और चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कोल्डी हवा से मिला। उसके बाद हमें सबसे ध्यान रखना है वो कृषि के साक्ष्य, तो वो बलूचिस्तान मेहरगढ़ और दूसरा हो गया संत कबीर नगर लाहौरा देव। बड़ी संख्या में हड्डियों के उपकरण यहाँ पे दिखाई दिए हैं। यहाँ पर मानव एवं कुत्ता को साथ दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। और बिहार में एक जगह है जहाँ पे चिरांद और सेनुआर, यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण मिले हैं, चिरांद से और सेनुआर से। चना व मूंग की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं सेनुआर से। उसके बाद हम दक्षिण भारत में अगर चले जाएं, कर्नाटक, तो कर्नाटक में एक पिकली हल है, राग के टीले मिले हैं पिकली हल से। और ब्रह्मगिरी, यहाँ से रागी के खेती के प्रमाण मिले हैं ब्रह्मगिरी से। उसके बाद आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कुंडा है, वहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं। तो अगर हम यहाँ से नोट करके देखें तो ये है तमिलनाडु, केरल तथा उत्तर पूर्वी भारत से भी नवपाषाण युगीन जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमने नवपाषाण काल को यहाँ से देखे कि यहाँ से खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो और यहाँ से मानव थोड़ा सा स्थायी आ गया, स्थायी जीवन में व्यतीत होने लगा। नवपाषाण युगीन संस्कृति या विशेषताएं, तो नवपाषाण जो युगीन संस्कृति थी उसमें क्या विशेषताएं थीं? नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कृषि की शुरुआत। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यही देखा है जो कृषि की शुरुआत बलूचिस्तान के मेहरगढ़ और उत्तर प्रदेश में जो लाहौरा देव है संत कबीर नगर, वहाँ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी कृषि की शुरुआत। जैसे जैसे मनुष्य कृषि की शुरुआत करेगा तो एक स्थायी जीवन व्यतीत करने लगेगा। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसने जीवन में स्थायी निवास की प्रवृत्ति को बढ़ाया, वही बात है। और हालांकि इस दौर में अतिशय उत्पादन नहीं होता था, मतलब मनुष्य उतना ही पैदा कर पाया था जितना कि उसे खाने की आवश्यकता होती थी। अतिशय का मतलब होता है जितना खाना होता है उससे ज़्यादा जब हम उत्पादन करते हैं तो उसे बोलते हैं अधिशेष। तो यहाँ से कृषि के साथ साथ पशुपालन भी समकालीन समाज की नियमित विशेषता बनी। मतलब कृषि के साथ साथ मनुष्य ने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। और विभिन्न स्थलों से मिट्टी के बर्तन, हाथ व एवं चाक से निर्मित में भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। इसमें भी जीवन यापन के तरीके को प्रभावित किया और मानव उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक के रूप में भी परिवर्तित हुआ। मतलब मानव पहले तो उपभोक्ता था, पुरापाषाण काल में केवल उसे खाना था बस। अब यहाँ पे क्या करने लगा, वो उत्पादन भी करेगा। जब उत्पादन करेगा तो वो उत्पादक भी बन जाएगा। तो यहाँ से क्या समकालीन उपकरणों में भी गुणात्मक सुधार देखा गया। वैसे पत्थरों का प्रयोग जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता था, मतलब अगर वो एक बार पत्थर के औजार बनाते थे उससे दोबारा भी बनाया जा सकता था, उसमें थोड़ा सा कुछ भी करके। फलतः मानव बस्तियों की उपस्थिति नदी घाटी से दूर भी दिखाई पड़ती है। तो अभी तक जो मानव बस्तियां थीं वो ज़्यादातर नदी घाटी के नज़दीक ही थीं, जिससे कि उन्हें आसानी से पानी, भोजन, इस तरह की चीज़ें मिल सकें। लेकिन अब धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, वस्तुओं को जब खेती करेगा तो दूर भी करना पड़ेगा। तो इसी दौर में मानव के द्वारा पहिए का भी सर्वप्रथम उपयोग किया गया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो खेती, दूसरा पशुपालन। तो पहले भी हुआ मध्यपाषाण काल में, और उसके बाद इसमें एक क्रांतिकारी प्रभाव दिखाई दिया, वो पहिए का उपयोग था। तो यहाँ पे मनुष्य पहिए का भी उपयोग करने लगा था। और सामुदायिक जीवन,
अंतिम संस्कार, चित्रकला इत्यादि के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे हमने एक तीनों का वो कंपैरिजन किया है, ये पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ये नवपाषाण काल। तो यहाँ पे अगर आवास स्थायी देखें हम यहाँ पे, तो पुरापाषाण काल में स्थायी आवास नहीं था, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में था। तो यहाँ पे कृत्रिम देखें तो कृत्रिम आवास यहाँ पे नहीं बनाता था, यहाँ पे धीरे धीरे बनाने लगा था, और प्राकृतिक, तो इस तरह का हमने ये देखा। उसके बाद शिकार, तो शिकार करता था पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, और नवपाषाण काल में वो खेती करने लगा था। उसके बाद पशुपालन पुरापाषाण काल में नहीं करता था, मध्यपाषाण काल में पशुपालन करने लगा, और नवपाषाण काल में तो करता ही था। कृषि पुरापाषाण काल में नहीं करता था, मध्यपाषाण काल में भी नहीं करता था, नवपाषाण काल में वो खेती करने लगे था। उसके बाद आग, तो आग पुरापाषाण काल में नहीं थी, मध्य में भी धीरे से आई थी, मध्य में और नवपाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, यहाँ नहीं था। अंतिम संस्कार करता था, चित्रकला भी थी, तीनों में। तो ये चीज़ हमने देखी, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का विभाजन। इससे यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। तो पाषाण युगीन आदि मानव के जीवन यापन के तौर तरीके या संस्कृति का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाषाण युगीन का मतलब पूरे तीनों पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के जो जीवन यापन थे, उसके तौर तरीके थे, उसकी संस्कृति का वर्णन करेंगे। उसमें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पाषाण युगीन पत्थर से मुक्त वो पाषाण कालीन पत्थर से युक्त कला उस दौर की संस्कृति को समझने में किस प्रकार योगदान देती है। तो उस टाइम की जो कला थी, संस्कृति थी, उसके बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद पाषाण कालीन तकनीक विकास पर निबंध लिखें। तो इसमें हम पूरा ये लिखेंगे। उसके बाद नवपाषाण कालीन पूर्ववर्ती कालों से किन अर्थों में भिन्न है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नवपाषाण काल और उससे पहले का जो पुरापाषाण काल है, उन दोनों में डिफरेंसेस लिखेंगे। उसके बाद नोट, यहाँ पे बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी के क्रमबद्ध तरीके से पाषाण युगीन संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। और सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट नामक विद्वान ने मद्रास के पलवरम से पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की थी। तो ये रॉबर्ट ब्रसफुट हैं जिन्होंने इसकी नवपाषाण और पाषाण काल की जो शुरुआत की थी, अनुसंधान किया था। तो ये था। थैंक्स फ्रेंड्स।